माही अपनी सहेलियों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। राजवीर ने एक नज़र माही को देखा। उसी के बगल में वीर बैठा हुआ था। उन दोनों को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो भी खाने की तरफ बढ़ गया। वीर जो अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा था, माँ की थाली में से एक कटोरी निकालते हुए कहता है, मम्मी, मैं इसके अंदर और गुलाब जामुन लेकर आऊं? माही वीर की तरफ देखकर कहती है, कहीं जाना मत, सीधे यहाँ पर आना। वीर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कटोरी लेकर जहाँ पर गुलाब जामुन रखा हुआ था वहां पर चला जाता है। अपनी कटोरी में 3-4 गुलाब जामुन वहां खड़े हेल्पर से डालने के लिए कहता है और फिर एक गुलाब जामुन को अपने मुंह में डालते हुए जैसे आगे बढ़ने वाला था, वीर की नज़र राजवीर पर पड़ी। वीर उनको देखकर मुस्कुराने लगता है और उसके पास जाता है। राजवीर वीर को देखकर उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है। वीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह में अभी भी गुलाब जामुन था जिसे वो चबाए जा रहा था। राजवीर को उसे ऐसे देखकर हंसी आती है और वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बस उसके मुंह से गुलाब जामुन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वीर के मुंह से गुलाब जामुन खत्म हो जाता है तो कहता है, अंकल, आप भी यहाँ पर पूजा मासी की शादी में आए हो? अपने ही बेटे के मुंह से अंकल सुनना कितना तकलीफ देता है, ये सिर्फ इस वक्त राजवीर बता सकता है। राजवीर कहता है, हाँ, और एक गुलाब जामुन अपनी कटोरी से लेकर उसकी कटोरी में डालते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से। वीर खुश होते हुए कहता है, थैंक यू अंकल। आपको पता है, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मम्मा को भी। राजवीर पलटकर माही की तरफ देखता है जो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी और फिर कहता है, पता है मुझे। वीर कहता है, आप मेरी माँ को जानते हो? राजवीर कहता है, हाँ जानता हूँ। अरे वाह, फिर तो आप हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। राजवीर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा कहती है स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। वीर कमर पर हाथ रखकर कहता है। राजवीर अपने खाने की प्लेट वही टेबल के पास रखते हुए वीर को अपने पास लेता है और अपने गले से लगाते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारे हो वीर, और बहुत अच्छे भी। उसे गले लगाए ही जाने कितना सुकून राजवीर के दिल को आया कि वो उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वीर को अपने से दूर करके उसके माथे को चूमता है और कहता है, अब यहाँ से सीधे अपने माँ के पास जाना। वीर मुस्कुराते हुए वहां से माही की तरफ चला जाता है। राजवीर अपनी थाली लेकर वीर को जाते हुए देखता है और फिर चारों तरफ नजर डालता है तो उसे सुधा जी और रंजीत जी भी वहीं एक टेबल पर दिखाई देते हैं। वो उनकी तरफ चला जाता है। सुधा जी और रंजीत जी वहां से बैठे बैठे अपने बेटे को ही देख रहे थे। सुधा जी वीर से बात करना चाहती थी लेकिन रंजीत जी ने कहा कि पहले उचित मौका देखकर उनसे एक बार बात कर लेंगे, फिर आप मिल लेना वीर से। राजवीर को अपनी तरफ आता देखकर सुधा जी कहती हैं, अगर उस वक्त हमने सरदा की बातों पर भरोसा ना किया होता, ये ना सोचा होता कि उनका परिवार हमारी बेटी पर जुल्म करता है, तो आज हालत बहुत अलग होती। रंजीत जी उनके हाथों पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए कहते हैं, जो हो गया है उसे अब बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। उसे अपना ले, वही ज्यादा अच्छा है। राजवीर खाने की थाली लेकर टेबल की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसके पुराने दोस्त उसे मिल जाते हैं। सभी से मिलकर आज सालों बाद मिलकर राजवीर को काफी अच्छा लग रहा था। सभी खाने के लिए एक ही टेबल पर साथ में बैठते हैं। एक दूसरे से जान पहचान तो थोड़ी बहुत इन सब की पहले से ही थी, क्योंकि लगभग ये सभी एक दूसरे को जानते ही थे। राजवीर भले ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन घूम फिर कर उसकी नजर माही की तरफ जा रही थी। वो खाना खा रहा था जब उसने देखा कि समीर, सरिता और तान्या भी अब तक खाना खाने के लिए बाहर जा चुके थे। उनको देखने के बाद राजवीर का मूड ऑफ हो गया और उसने जल्दी खाना खत्म करके अपने रूम में जाने का फैसला किया। खाना खत्म करके अपने कमरे में जाने के बाद राजवीर माही से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ ऐसा ठोस कारण नहीं मिला था जिस कारण वो माही से बात कर सके। अब तक तो उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो माही से बात क्या करेगा। बस उससे बात करना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था। अपने ऑफिस के कुछ काम को वहीं बैठे बैठे लैपटॉप पर कंप्लीट करने के बाद उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और खिड़की के पास खड़ा होकर पीने लगा। एक के बाद एक वो सिगरेट पी रहा था। सिगरेट खत्म किया जा रहा था, लेकिन उसका मन की उलझन कम नहीं हो रही थी।
माही अपने कमरे में अपना काम कर रही थी। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसे काफी टाइम से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। उसने थोड़ी देर तो इग्नोर किया, ये सोचकर कि कोई स्मोक कर रहा होगा, पर काफी देर तक जब वो सिगरेट की स्मेल और धुआं उसके कमरे तक आने लगा तो उसने सोचा, ये है कौन जिसे अपने फेफड़ों को जलाने का इतना शौक है। वो अपने खिड़की के बाहर जाकर देखने लगी। उसने कुछ मिनट ध्यान दिया तो रात के अंधेरे में उसे धुआं सा नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ लगा। माही ये सोचकर कि शायद नीचे के फ्लोर पर जो भी है वो स्मोक कर रहा है और ये काफी देर तक इग्नोर कर रही है। वो वीर को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करती है और कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे में जाने के लिए निकल जाती है। माही ने अपने कमरे के नीचे वाले फ्लोर पर आकर डोर नॉक किया। डोर नॉक होते ही राजवीर ने दरवाजा खोला और सामने माही को देखकर राजवीर यूं ही खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी सिगरेट यूं ही जल रही थी। माही ने राजवीर को देखकर एक ही जगह पर फ्रीज हो गई। वही हाल राजवीर का भी था। कुछ देर में राजवीर की सिगरेट जलती हुई जब उसकी उंगली को जलाने लगी तब राजवीर ने उस सिगरेट को छोड़ा। माही ने कहा, काफी देर से ये स्मेल मेरी गैलरी से, मेरी विंडो से कमरे तक आ रही थी और मुझे थोड़ी दिक्कत होती है स्मोक से, और आई थिंक काफी देर से आप स्मोक कर रहे हैं। राजवीर अपनी पलकें झुकाकर सॉरी कहता है। माही कुछ नहीं कहती है, बस जाने लगती है। फिर पीछे पलटकर राजवीर के कमरे तक फिर से आकर बोली, कभी कभी एक सिगरेट पी लेते थे तो इतना ज़्यादा स्मोकिंग करना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लगभग 30 मिनट से स्मोक मेरे कमरे में आ रहा है, यानी तब से आप स्मोक कर रहे हो। राजवीर कहता है, बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए, वरना तुम भी जानती हो मैं स्मोक नहीं करता। माही राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपको नहीं जानती, मेरे कमरे में स्मोक बहुत देर से आ रहा था, मुझे दिक्कत हुई, मैं आ गई। बाकी आपकी मर्जी, आप पीना चाहते हो तो पी लीजिए, कहकर जैसे जाने के लिए मुड़ी। राजवीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। माही के कहने से वो कि राजवीर को नहीं जानती है। राजवीर को गुस्सा आता है। माही जो कि जाने के लिए पीछे मुड़ चुकी थी, अचानक खींचे जाने की वजह से कमरे के अंदर तक आ गई। राजवीर ने एक हाथ से दरवाजा बंद किया और माही को दरवाजे से लगाते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं जानती हो तुम मुझे? क्या भूल जाओगी मुझे? कभी भी भूल पाओगे? माही हड़बड़ा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक कुछ सेकंड में क्या हो गया। माही को कोई जवाब न देते देखकर राजवीर कहता है, मैं तो नहीं भूला तुम्हें, एक पल के लिए भी। राजवीर माही के काफी करीब था, जिस कारण उसने राजवीर को अपने से थोड़ा सा दूर धकेलते हुए कहा, भूलने का कारण भी आप ही ने दिया था। जो आप चाहते थे आपको मिल गया, मैंने आपको दे दिया, तो अब किस चीज की तकलीफ होती है आपको? राजवीर माही के चेहरे को देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारी कमी खलती है मुझे। पहले तो लगा था भूल जाऊंगा तुम्हें। तुम हो कौन? एक मामूली सी लड़की। राजवीर मल्होत्रा क्यों तुम्हें याद रखे? पर मैं गलत था। एक मामूली सी लड़की भी राजवीर मल्होत्रा को बेचैन कर सकती है, ये तुम्हारे जाने के बाद पता चला। माही राजवीर को अपने से दूर धकेलती और कहती है, इस तरह की हरकतें अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। माही दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तेज कदमों से चलते हुए माही अपने कमरे में आकर अपने दरवाजे को बंद करके उसी से टीक लगाकर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए राजवीर की कही हुई बातों को सोचने लगती है और फिर अपनी आंखें खोलकर अपने आप से कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हो सकती, कहकर वीर की तरफ देखती है और उसके बगल में जाकर सो जाती है। शर्मा जी ने सुबह सुबह सभी के फोन पर एक मैसेज ड्रॉप करवा दिया था। सबका नाश्ता उनके कमरे में भेज दिया जाएगा, क्योंकि आज 11 बजे से गौरी पूजा शुरू होने वाली थी और इसलिए सभी से कहा गया था कि वहां नहाकर तैयार होकर 11 बजे पूजा में शामिल होने के लिए आ जाएं। सुबह 8 बजे तक सभी के कमरे में नाश्ता आ चुका था। सभी ने नाश्ता करके तैयार होना शुरू कर दिया। आज पूजा के ससुराल वाले भी आ रहे थे, इसलिए घर में मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारे खाने की चीजें बन रही थी। 11 बजे माही अपने कमरे से बाहर निकली। उसने ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था। साथ में वीर था, जिसने ब्लू शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। दोनों माँ बेटे एक जैसे लग रहे थे। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। माही ने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया। थोड़ी देर में पूजा के ससुराल से पूजा के पहनने के लिए साड़ी और बाकी गहने भी लेकर उसके ससुराल वाले आ चुके थे।
उसके ससुराल वालों में उसकी चाची सास, चाचा ससुर और उनके 2 बच्चे हैं और पूजा का देवर था। पूजा की मम्मी ने उनके हाथ से थाली लिया और लेकर माही को देते हुए बोले, बेटा पूजा से कहना तैयार होकर नीचे आ जाए, अब पूजा शुरू कर देते हैं। माही कपड़ों और गहनों को थाली लेकर पूजा के कमरे में चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद पूजा तैयार होकर बाहर आती है। पूजा बहुत सुंदर लग रही थी। इस वक्त तो सभी मेहमान तैयार होकर गौरी पूजा के पास जो बैठने के लिए कालीन बिछाया गया था वहां पर आकर बैठ चुके थे। पंडित जी आते और पूजा की विधि शुरू करते हैं। राजवीर अभी माही को देख रहा था। ब्लू कलर के अनारकली सूट में उसका गोरा रंग बहुत खिल रहा था। 2 आंखें और थी जो इस वक्त माही के ऊपर थी और ये आंखें थी पूजा के देवर श्रवण की। श्रवण भी तब से माही को देख रहा था। जब माही पूजा को सारी चीज देने के बाद अपनी जगह पर बैठी तो श्रवण भी माही के बगल में आकर बैठ गया। पूजा के ससुराल के कुछ लोगों से माही की बात हुई थी जिसमें श्रवण एक था। तो एक बार उनकी पहले भी बात हो चुकी थी। श्रवण और माही फॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे थे और राजवीर माही की तरफ देख रहा था। श्रवण की आंखों में माही के लिए जो उसे अट्रैक्शन दिख रहा था वो भी राजवीर अच्छी तरह से समझ रहा था। पूजा की सास अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती थी। उन्हें पता था उनका बेटा यूं ही किसी लड़की से बात नहीं करता है। अपने बेटे की आंखों को भी पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। श्रवण अपनी माँ के पास जाकर बैठता है। उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो माही को जानता है। श्रवण ने कहा, ज्यादा नहीं, बस एक बार भाभी से बात हुई थी तो उस वक्त वीडियो कॉल पर माही भी थी। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे माही पसंद है। श्रवण की माँ अपने बेटे को मुस्कुराती हुई देखकर कहती है, मतलब मैं ये कि मैं एक बहू लेने आई थी लेकिन 2 बहू लेकर जाऊंगी। श्रवण अपने बालों को अपनी उंगलियों से पीछे की तरफ करते हुए कहता है, हो सकता है माँ, अभी एक बार मैं खुद बात कर लूँ। श्रवण की माँ कहती है, तो अगर बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके माँ पापा से मैं बात कर लेती हूँ। लड़की तुझे पसंद है तो क्या फर्क पड़ता है, तू बात करे या मैं बात करूँ। श्रवण को अपनी माँ की बात ठीक लगती है। वो माही की तरफ देखने लगता है। गौरी पूजा खत्म होने के बाद पहले पूजा के ससुराल वालों को खाना खाने बिठाया गया। माही, शर्मा जी के परिवार और मैं ये सभी पूजा के ससुराल वालों को खाना सर्व कर रहे थे। श्रवण और उसकी माँ अभी माही की तरफ ही देख रहे थे। वीर अपने नाना नानी के साथ और अपने मैंग के दोनों बच्चों के साथ एक जगह बैठकर खेल रहा था। तभी सभी का खाना हो गया तो श्रवण की माँ ने माही को अपने पास बुलाया। शर्मा जी सभी को विदाई के लिए जो गिफ्ट लेकर आए थे वो लेकर आते हैं और एक एक करके सभी को देने लगते हैं। श्रवण की माँ माही से पूछती है, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? जिस पर माही अपनी मम्मी पापा की तरफ देखने लगती है जो कि वीर और अपने दोनों पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे। उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा तो अभी वहां पर हैं, क्यों, क्या हुआ? श्रवण की माँ मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिलाती है और कहती है, कुछ नहीं, जो बातें हैं उनसे ही होंगी। मैं आगे आते हुए कहता है, क्या हुआ आंटी, कोई बात है क्या? मैं मैंक हूँ, माही का बड़ा भाई। कुछ बात है तो कहिए, अभी तो मम्मी पापा बच्चों के साथ व्यस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। क्योंकि वो माही का बड़ा भाई था। श्रवण की मम्मी कहती है, मैं अपने बेटे के लिए माही का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि माही के बारे में तो सभी को पता था। मयंक भी एक नजर माही को देखा जो हैरानी से कभी श्रवण तो कभी उसकी मम्मी को देख रही थी। शर्मा जी बीच में आते हुए कहते हैं, आपने हमें पहले नहीं बताया इस बारे में। श्रवण की मम्मी कहती है, श्रवण ने अभी अभी कहा है उसे माही पसंद है और इसलिए मैंने सोचा जब बात करनी है तो आज इकट्ठे हुए हैं तो मैं आज ही आपके सामने ये बात छेड़ दूं। राजवीर जो कि वहां साइड में बैठा हुआ था, लोगों की बातें उस तक भी पहुंचती है और अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाकर कुर्सी कवर को लगभग फाड़ ही चुका था। तभी माही सामने आकर खड़ी होती और कहती है, आंटी, मुझे लगता है यहाँ कोई गलत फहमी हो रही। मैं आपके बेटे से तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। श्रवण और पूजा के ससुराल का पूरा परिवार माही की तरफ देखने लगता है क्योंकि दिखने में बिल्कुल भी 21 साल की लड़की लगती थी। श्रवण माही को देखते हुए कहता है, तुम मजाक कर रही हो? माही वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती, वो वीर है, मेरा बेटा 4.5 साल का है। सभी
उसी ओर देखते हैं जहाँ वीर अपने नाना नानी के साथ खेल रहा था। सरवण की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, गलत फहमी हो गई थी बेटा, चलो मैं मानती हूँ कोई इसे अपने दिल पर नहीं लेगा। माही कहती, नहीं आंटी, कोई बात नहीं। कहती वो अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करके वीर की तरफ चली आती। सरवण की माँ कहती, मैं समझ नहीं पाई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। शर्मा जी कहते, कोई बात नहीं। सरवण की माँ माही की तरफ देखते हुए कहती है, मैं मानती हूँ मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन अगर शादीशुदा हो और पूजा पाठ में अगर बैठे हो तो कम से कम मंगलसूत्र और सिंदूर तो लड़की को लगाना ही चाहिए। मैं समझ रहा था कि वो कहना क्या चाह रही थी। मैंक ने कहा, आंटी, मेरी बहन का डिवोर्स हो चुका है, इस वजह से वो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं पहना करती है। समर की माँ चौंक कर मैंक को देखती हैं और फिर माही की तरफ देखते हुए कहती, इतनी प्यारी बच्ची को भी कोई तलाक दे सकता है क्या? मैंक बैंक भरे इस मुस्कुराहट से राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, होते हैं कुछ लोग जिन्हें मासूमियत रास नहीं आती है, मासूम लोग पसंद नहीं आते हैं। श्रवण की माँ मुस्कुराकर हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते करती है और चली जाती है। श्रवण अभी जाते जाते भी माही को ही देख रहा था। राजवीर मैंग की बात में छुपे हुए ताने को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा हुआ अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, जैसे वहां पर क्या हो रहा है उसे इस बात से कोई मतलब ही ना हो। जब सभी पूजा के ससुराल वाले को छोड़कर अपने अपने खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी राजवीर माही की तरफ देखता है, जो वीर के पीछे पीछे भाग रही थी, और वीर उसके आगे आगे भागते हुए अपनी मम्मी को बार बार पलटकर पीछे की तरफ देख रहा था। उन दोनों को इस तरह खेलते हंसते मुस्कुराते देखकर राजवीर के चेहरे पर जो भी थोड़ी देर पहले गुस्सा भरा हुआ था, अचानक से मुस्कुराहट में जगह ले ली। मेहता परिवार के सारे सदस्य इस वक्त एक ही कमरे में थे और शादी में पूजा के लिए तोहफे लेकर के आए थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पे रंजीत जी और सुधा जी आते हैं। कुलभूषण जी उन्हें देखकर शांति जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप रुको, मैं बात करता हूँ। वो दरवाजे पर आते हैं। कुलभूषण जी हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं, जिस पर रंजीत जी और सुधा जी भी अपने हाथ जोड़ लेती हैं। रंजीत जी ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिस पर कुलभूषण जी एक बार पलटकर पीछे देखते हैं और फिर कुलभूषण जी हाँ कहते हैं। इस वक्त कमरे में माही को छोड़कर पूरा मेहता परिवार था। माही इस वक्त पूजा के कमरे में थी। वीर बेड पर बैठकर पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। सुधा जी एक नज़र सभी को देखती हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। शांति जी कहती है, आपको क्या काम है हमसे? रंजीत जी ने कहा, एक बार वीर से मिलना चाहते हैं। वीर अपना जिक्र सुनते ही उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो? सुधा जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वीर अपने मामा की गोद में जाते हुए कहता है, मामा ये कौन है? जिस पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी रंजीत जी कहते हैं, बेटा हम तुम्हें पहचानते हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गए हैं। सुधा जी आस भरी नजरों से कुलभूषण जी और शांति जी की तरफ देखते हुए कुलभूषण जी शांति जी के हाथ पर हाथ रखकर अपने आंखों से इशारा करती हैं और फिर सुधा जी को देखकर कहती हैं, मिल लीजिए। सुधा जी अपनी दोनों बाहें वीर की तरफ बढ़ा देती हैं। वीर अपने मामा को देखता है। मैं पल के झुकाकर वीर से हाँ कहता है। वीर सुधा जी की गोद में आ जाता है। सुधा जी वीर को सीने से लगाकर उसे माथे पर गाल पर बहुत सारी किसियां देती हैं। वीर बस सुधा जी को ही देख रहा था। बाद में अपने चेहरे को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, आप रो रहे हो? आपके आंसू मेरे गाल को गीला कर रहे हैं। सुधा जी मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से वीर को पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, नहीं बेटा, नहीं रो रही हूँ, खुश हो रही हूँ तुमको देखकर। रंजीत जी भी उसे अपनी गोद में लेते हैं और प्यार करके उसे वापस मैं की गोद में देकर चले जाते हैं। सुधा जी उनको जाते देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि वो शायद इमोशनल हो गए होंगे, इसलिए चले गए। सुधा जी भी सभी की तरफ आभार प्रकट करती हैं और कमरे से बाहर आ जाती हैं। आज रात को राजवीर के लिए आंखों के सामने श्रवण का चेहरा घूम रहा था। वो जिस तरह से माही को जाते वक्त देख रहा था, श्रवण की वो आंखें राजवीर को भुला नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर अपनी खिड़की के पास खड़े होकर सोचता है, फिर अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालता है और अपने विंडो की खिड़की पर बांध देता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर
घर के पीछे जाता है जहाँ सभी खिड़कियां एक जैसी दिख रही थी। तभी जो रुमाल उसने बांधा था, उसे अंदाजा हो गया कि ये उसके घर की खिड़की है और इसके ऊपर माही का कमरा होगा। वहां पर एक पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर वो माही की गैलरी में जाता है और माही के कमरे में एंटर होता है। कहते हैं इंसान को चीजों की कमी सबसे ज्यादा तब होती है जब वो उसके पास नहीं होता है, और यही हाल राजवीर और उसके फैमिली का था। जब तक माही उस घर की बहू थी, राजवीर की बीवी थी, उन्होंने उसे अपना नहीं समझा और उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। राजवीर माही को चाहता जरूर था, लेकिन वो एक भाई तो बन गया, लेकिन उस वक्त उसने अपने पति होने का जो फर्ज था उससे पीछे हट गया था। आज जब माही उसकी जिंदगी में नहीं है तो उसे उसको पाने के लिए फिर से कोशिश करना चाहता है। श्रवण की नजरों में माही के लिए प्यार देखकर उसके अंदर श्रवण के प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो चुकी है, और उतना ही ज्यादा माही को खो देने का डर भी लग रहा है। राजवीर माही के रिश्ते की बात सुनकर बहुत बेचैन था। वो गैलरी के रास्ते माही के कमरे में जाता है। माही अपने कमरे में सो रही थी। कमरे में अंधेरा होने के कारण माही और वीर उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन खिड़की खुली होने के कारण थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। माही और वीर दोनों बिस्तर पर सोए हुए थे। राजवीर दबे कदमों से सिरहाने में जाकर बैठ जाता है। माही और वीर को ध्यान से देखते हुए वो धीरे धीरे अपने हाथ को माही के माथे तक लेकर जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। माही करवट लेती है तो माही के हाथ राजवीर के पेट पर आ जाता है। राजवीर मुस्कुराती हुई माही को देखने लगता है। माही ये सोचकर कि ये वीर है, उसे अपने पास लाने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर में उसे ये महसूस हो जाता है कि जो उसके बगल में लेटा है कोई और है। वो जैसे अपनी आंखें खोलकर चिल्लाने वाली थी, राजवीर ने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया और धीमी आवाज में बोला, मैं हूँ राजवीर। माही हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर कहता है, तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी चिल्लाना मत। जैसे ही राजवीर ने माही के मुंह पर से अपना हाथ हटाया, माही ने राजवीर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, राजवीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए आ गए। माही बिस्तर से उठते हुए इस बात का ध्यान रखती है कि वीर ना उठ जाए और धीरे से बिस्तर से उतरते हुए खड़ी होती है। राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वहां से हटाते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि जो आपने किया है ये बहुत गलत है? राजवीर वीर के माथे पर किस करता है और वो भी उठकर खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हारी नजरों में गलत होगा, पर मेरी नजरों में नहीं। राजवीर, इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गया था। आपको नहीं लगता अगर मैं अभी चिल्ला दूं तो आपकी इज्जत दो पैसे की रह जाएगी? राजवीर वहां पर रखे हुए एक चेयर पर बैठे हुए कहता है, और अगर मैं ये कह दूं कि तुमने मुझे कुछ बुलाया है यहाँ पर, तो उसके बाद? माही हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगती है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर में, सच कह रहा हूँ। बेचैनी हो रही थी माही राजवीर की तरफ देख कर अपना एक हाथ कमर पर रखती है और एक उंगली राजवीर की तरफ पॉइंट करती हुई कहती है, हमारा डिवोर्स हो चुका है, और अगर आपको बेचैनी हो रही है तो आपको अपनी बेचैनी दूर करने के लिए कहीं और जाना चाहिए और कोई और जरिया होना चाहिए, ना कि अपनी एक्स वाइफ को उसका जरिया बनाकर परेशान करना चाहिए और उसकी तरफ वापस लौटने की कोशिश करनी चाहिए। राजवीर, मुझे दिखाई दे रहा है आप 2 दिनों में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम देख पा रही हो कि मैं तुम्हारे तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ? माही राजवीर की बात सुनकर कहती है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है 2 दिन से आप गिद्ध की तरह मेरे ऊपर अपनी नजरें करके बैठे हो? आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? राजवीर को अभी अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखकर माही का मन राजवीर को पीटने का कर रहा था। वो गुस्से से राजवीर से कहती है, राजवीर, आप निकलिए मेरे कमरे से बाहर और अपनी छिछोरी हरकतें बंद कीजिए। आप कोई कॉलेज गोइंग टीन एजर बच्चे नहीं हो। राजवीर अपनी जगह पर आराम से बैठकर अपने दोनों पैरों को सेंटर टेबल के ऊपर डालते हुए कहता है, वो तो हो भी नहीं सकता, एक बच्चे का बाप हूं मैं। माही राजवीर से कहती, वो आपका बच्चा नहीं है राजवीर, और वीर मेरा बेटा है, और ये बात पहले हमने क्लियर कर दी थी। राजवीर कहता है, मैं मांग नहीं रहा हूं उसे तुमसे, उस पर हमेशा हक तुम्हारा ही रहेगा। माही राजवीर से कहती, प्लीज मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए, और आप
अंदर आए कैसे हैं? राजवीर गैलरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सामने पेड़ काफी मजबूत है। कहते हुए अजीब सी हंसी में माही की तरफ देखता है। माही गुस्से से राजवीर को देखते हुए कहती है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस तरह से परेशान करोगे, मैं आपके सामने रोती बिलखती कमजोर हो जाऊंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं कोई अबला नारी नहीं जो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगूं। माही जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और कहती है, राजवीर चाहिए। राजवीर अभी बैठा हुआ था। माही को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजवीर को यहाँ से निकाले। शादी का घर था, वो कोई बवाल नहीं करना चाहती थी। उसने दरवाजा बंद किया, राजवीर के बगल में आकर बैठते हुए पूछा, राजवीर क्या हुआ है आपको? आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? राजवीर अपने पैर को नीचे हुए टेबल से नीचे करते हुए जमीन पर रखता है और अपने दोनों कोहनियों को अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए अपने हाथों को एक दूसरे से उलझाते हुए कहता है, अब आई हूँ मुद्दे पर। यही अगर तुम पहले कहती तो ना तुम्हें इतना गुस्सा आता, ना मुझे 2-3 डायलॉग खाने पड़ते। आपको बात करनी है मुझसे? राजवीर के हाँ कहता है, ठीक है मैं सुन रही हूँ। देखो मैं मानता हूँ जो बीच हमारे बीच हुआ वो सब गलत था। तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है। ये भी जानता हूँ मेरी गलती की सजा सिर्फ सॉरी कहकर नहीं मिलेगी। ये भी मुझे पता है, क्योंकि वो सॉरी से बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। लेकिन मैं भी इंसान हूँ। एक मौके पर मैं समझ नहीं पाया मैं तुम्हें संभालूं या सरिता को संभालूं। सरिता इस तरह से आत्महत्या करने के लिए व्याकुल हो रही थी कि मैं उसे यही चाहता था कि वो इतना हाइपर ना हो। और इसलिए मुझे जो समझ में आया वही था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। कम से कम इसकी तकलीफ मैं जी लूंगा। मेरी बहन खुश रहेगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें तलाक देकर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कितना दुख होगा? क्या मैं ये नहीं जानता था कि अपने आप से अपनी बीवी को अलग करके अगर मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं तो मैं खुद भी दुख झेलने के लिए तैयार हो रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त ये सोच पा रहा था कि सरिता खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। माही अपना हाथ राजवीर को दिखाते हुए कहती है, बस बस कीजिए अपनी बकवास। राजवीर अब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तलाक लेने से क्योंकि आप भी दुखी थे। मुझे ये बताइए कि इसका कोई और रास्ता नहीं था? आपने कोशिश की थी कोई और रास्ता निकालने का? राजवीर माही के हाथ को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माही अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अपने खाली हाथों को देखकर मुट्ठी बनाकर पीछे करते हुए राजवीर कहता है, तुमने देखा था सरिता कैसे बिहेव कर रही थी? तुम ही बताओ, उस वक्त मेरा दिमाग नहीं काम किया तो इसलिए आपने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करने का फैसला कर लिया। माही बीच में ही बोली। राजवीर कहता है, हाँ गलत कर दिया। अपने बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। कम से कम ये सोचना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो उस टाइम पर तुम्हें सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत थी तो वो मेरी थी। माही राजवीर को देखते हुए कहती है, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है राजवीर। मैं और वीर अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। ना मुझे पति की जरूरत है, ना उसे अपने पापा की जरूरत है। राजवीर माही के पास आकर नीचे जमीन पर बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जानता हूँ बहुत स्ट्रांग हो गई हो तुम। बहुत खुशी हुआ जब तुम्हें कामयाबी हासिल करते हुए देखा था। तुम्हारी हर एक जीत पर जिस तरह तुमने उसे सेलिब्रेट किया, मैंने भी किया। माही हैरानी से राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, हमारे तलाक के बाद हम पहली बार एयरपोर्ट पर मिले राजवीर, है ना? तो आपको कैसे पता मेरे बारे में? कुछ राजवीर वापस से अपनी जगह बैठते हुए अपनी आवाज में थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर में कहता है, तुम चली गई थी मेरी जिंदगी से, लेकिन तुम्हारे एक एक दिन का रिकॉर्ड है मेरे पास। तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, तुम्हें देखना नहीं चाहता था। कारण सिर्फ यही थी कि पता था मुझे जिस दिन देख लूंगा उस दिन फिर तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। अब बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उसके बाद ना मेरी कोई खबर ली, ना पलट कर देखा। आप झूठ कह रहे हैं राजवीर। तलाक के बाद आपने मुड़कर भी मुझे नहीं देखा। आपने एक बार फिर कोशिश नहीं की मैं ठीक हूं या नहीं। राजवीर कहता है, हर एक पल
तुम्हारा मेरी आंखों के सामने हुआ करता था, पर मैं अपनी आंखों से नहीं, किसी और की आंखों से तुम्हें देखा करता था। बहुत समझदार हो ना तुम। ये बताओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी हो और जब 25 मिनट लेट जाते हैं तो क्या इतनी इजली गेट खोल के किसी को अंदर ले लिया जाता है? 2 मिनट लेट आने वाले को भी लौटा दिया जाता है। आई एम राइट? तो तुम्हें कैसे एंट्री मिली? माहिर के चेहरे पर अचानक से हैरानी के भाव आते हैं और उसे याद आता है जब अपने एग्जाम्स के लिए गई थी, किसी एक्सीडेंट से हुए ट्रैफिक के कारण वो 25 मिनट लेट पहुंची थी और उस वक्त एग्जाम से गेट बंद हो चुका था। सिर्फ इतना बताने पर कि वो माही मेहता है, खुद वहाँ की जो हेड थे वो सामने आए थे और डोर ओपन करने के लिए कहा था। माही के चेहरे पर हैरानी देखकर राजवीर कहता है, तुम ही सोचो, 2 मिनट लेट हो जाए तो वहां पर डोर किसी के लिए ओपन नहीं किया था। तुम तो 25 मिनट लेट थी, फिर भी तुम्हें अंदर बैठने दिया गया था। हमारे बच्चे का पहला सोनोग्राफी रिपोर्ट जो तुम कलेक्ट करने गई थी, तो मुझे पता है कि तुम रिपोर्ट लेकर सबसे पहले मंदिर गई थी। डॉक्टर नायडू, जिसने तुम्हें डिलीवरी तक ऑपरेट किया था, मुझे अभी भी याद है, इंटरव्यू के लिए जाते वक्त तुम वीर को अपने साथ लेकर गई थी। साथ में तुम्हारे साथ एक बेबी सीटर भी थी। राजवीर की ये सब कह रहा था और माही के चेहरे के भाव बदल रहे थे। राजवीर थोड़ा सा आवाज में नरमी लेकर कहता है, मुझे तो ये भी पता है, जो पहले ही दिन वहां पर एक लड़के ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें पता नहीं है कि दोबारा तुमने उसे ऑफिस में कभी देखा नहीं होगा। तुम्हारे एग्जाम के पास होने की खुशी में सेंट्रल मॉल में अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करना, उस पार्टी में तुम्हारी एक फ्रेंड का मोबाइल गुम हो गया था ना। तुम दूर थी मुझसे माही, और मैं भी था। भले ही जरिया कोई और था, लेकिन तुम्हारे पल पल की खबर है मुझे। यहाँ तक कि जिस दिन डाइवोर्स पेपर साइन करके घर आया था, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी जिंदगी कहीं छोड़ कर आया हूँ। इंसान हो यार, गलती हो गई, माफ कर दो। हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है, तो क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता है? आपको क्या लगता है ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, और मैं आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगी? राजवीर कहता है, डेफोडिल 305, हाईवे रोड, पिंक सिटी, न्यूयॉर्क। काल्पनिक नाम। माही डर भरी नजरों से राजवीर को देखती है। यही एड्रेस है ना तुम्हारा न्यूयॉर्क में, जब तुम रहती थी? मारिया और दीपक न सिर्फ घर का काम देखते थे बल्कि वीर को भी संभालते थे। माही हैरान हो चुकी थी राजवीर के इन सारी बातों से। खड़े होकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती, राजवीर, ये इलीगल है, आपको पता है? किसी पर इस तरह से स्टॉक करना क्राइम कहलाता है। राजवीर कहता, हाँ जानता हूँ, लेकिन अब क्या करता? कम से कम इससे मेरे दिल को सुकून तो होता था कि तुम ठीक हो। ऐसे मुझे ये तो पता चलता था कि तुमने आज क्या किया। अपनी जिंदगी मैं भी तुम्हारे साथ ही जी लिया करता था। माही दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, राजवीर निकलिए, यहाँ से जाइए। राजवीर माही की तरफ देखते हुए कहता है, माही, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, चलो एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। आप नशा ऐसा करके आए हैं राजवीर? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो? हम तलाकशुदा कपल हैं। राजवीर कहता है, होश में तो तुम्हारे जाने के बाद आया हूँ। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। सजा देनी है तो कुछ और दे दो, फिर से शादी कर लेते हैं। राजवीर, आप पर दोबारा ट्रस्ट नहीं हो रहा है मुझे। आपके लिए आसान हो सकता है, मेरे लिए नहीं। ये सब इतना आसान है। राजवीर, वीर उठ जाएगा, फिर मुझे उसे आंसर करना पड़ेगा कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। इसलिए प्लीज जाइए यहाँ से। आप अपनी नींद के साथ साथ मेरी भी नींद बर्बाद कर रहे हैं, और अब तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है। प्लीज कमरे से बाहर निकल जाइए, मुझे थोड़ी शांति की जरूरत है। कहते हुए दरवाजे की तरफ पॉइंट करती है। तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे से नहीं जाऊंगा। राजवीर खड़ा होकर गैलरी की तरफ जाते हुए कहता है, सामने दरवाजे से क्या कोई ना कोई देख लेगा? तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। कहते हुए जिस पेड़ पर से चढ़कर आया था, उस पेड़ से उतरकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। राजवीर को वहां से जाते हुए शर्मा जी ने देख लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और फिर वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। माही अपने बिस्तर पर लेटती है और आंखें बंद करके कर लेती है, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कान में राजवीर के कहे हुए बात बार बार घूम रहा था। क्या सच में 5 साल तक एक एक दिन
राजवीर उस पर नजर रखे था। राजवीर, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। राजवीर के बारे में सोचते सोचते ही माही को नींद आ जाती है। अगले दिन हल्दी के रस्म होने थे, सभी से तैयारियों में लगे हुए थे। थीम हल्दी के अकॉर्डिंग येलो रखा गया था और इवेंट मैनेजमेंट वालों ने बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ डेकोरेट भी कर दिया था। राजवीर को अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब उसका दरवाजा किसी ने ठोका। दरवाजा खुला हुआ था। सामने शर्मा जी को देखकर राजवीर कहता है, शर्मा अंकल। शर्मा जी अंदर आते हैं और राजवीर के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, तुम यहाँ शादी में एंजॉय करने के लिए आए थे या यहाँ पर ऑफिस का काम लेकर बैठ गए हो? राजवीर कहता है, आप भी बिजनेसमैन हो, आप तो जानते हो हमें एक नज़र तो अपने काम पर डालनी ही होती है। बस एक बार ओवरलुक देख लूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। शर्मा जी राजवीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ, वरना बहुत ही कम लोग ही हैं जो तुमसे ठीक से बात कर पाते हैं। उन खुश नसीब से मेरा भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, वरना राजवीर मल्होत्रा किसी से बात कर ले, ये तो सपने वाली बात है। राजवीर अपना लैपटॉप बंद करता है और कहता है, लीजिए हो गया, कुछ काम था आपको मुझसे? शर्मा जी कहते हैं, यहाँ पर माही को देखकर हैरान हो, कैसा लगा तुम्हें? राजवीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है आपने उस दिन उसका जिक्र जानबूझकर छेड़ा था। सिर्फ मुझे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, इसलिए इनडायरेक्ट मुझे आपने बता दिया। शर्मा जी राजवीर को देखकर कहते हैं, तुम यूं ही नहीं इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, तुम समझ लेते हो लोगों को। समझ नहीं पाया था जिसकी गलती को आज तक भुगत रहा हूँ। उस वक्त समझता तो। राजवीर उदास होकर कहता है। शर्मा जी कहते हैं, गलत समझते तो तुम थे, लेकिन एक रिश्ते के चक्कर में दूसरे रिश्ते को बिगाड़ दिया था तुमने। मुझे पता चली थी बात सरिता की आत्महत्या करने की। आगे क्या हुआ है इसके बारे में जानेंगे अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।